तो चलिए बच्चों समझते हैं फ़ाराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में हमने डिस्कस किए थे फ़ाराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और इसमें हमने बहुत सारे फार्मूले जो है डिस्कस किए थे फ़ाराडे फर्स्ट लॉ के। और उसमें से एक फार्मूला ये था कि रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक के सेल्स के इलेक्ट्रोड पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होता है वो बराबर होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू आप उसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू कितना करंट पास करते हैं कितने टाइम के लिए। और इसको हम डिवाइड करते हैं 96500 इनटू क्या लगाते हैं यहाँ पर एन फैक्टर। इस फार्मूले में EM जो है इक्विवेलेंट मास है, I जो है करंट है, T टाइम है, NF जो है यहाँ पे एन फैक्टर है। एन फैक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं जनरली आयन्स होता है, तो यहाँ पर एन फैक्टर जो है उसी आयन की वैलेंसी के बराबर होता है। तो ये फार्मूला जो है हमने डिराइव किए थे फ़ाराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है। और भी बहुत सारे फार्मूले थे और उन सबको आपको याद रखने हैं। तो आज हम बात करेंगे फ़ाराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो चलिए देखते हैं फ़ाराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है। ठीक, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में weight of substance deposited at electrode is directly proportional to quantity of electric charge passed through the electrolytic solution। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और वेट ऑफ डिपॉजिशंस के बीच में रिलेशन प्रोवाइड किए थे, ठीक है। फर्स्ट लॉ में जैसे फर्स्ट लॉ में, ठीक है, ये रिलेशन प्रोवाइड किए थे, दैट इज W इज इक्वल टू क्या आता है Z इंटू क्यू, ठीक है। और यहाँ पे W वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड है, Z इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, Q को कूलम ऑफ चार्जेस जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं। तो ये है फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, ठीक है। इस इक्वेशंस में वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में रिलेशन प्रोवाइड किया है। तो चलिए देखते हैं सेकंड लॉ में क्या कहता है। सेकंड लॉ में अगर आप सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो है कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज वाइज में इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 2 सेल्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, आप 3 या 4 5, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और इन सेल्स में इलेक्ट्रोड्स होता है, जैसे ये एक इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड, ये दूसरा मेटल इलेक्ट्रोड्स है, और ये तीसरा मेटल इलेक्ट्रोड है, और ये चौथा मेटल इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है, सीरीज में हमने कनेक्ट किए। अब इनके इलेक्ट्रोड्स को जो है क्या करने हैं, वायर के साथ कनेक्ट करने हैं। तो वायर के साथ हमने कनेक्ट कर दिए और यहाँ पर भी इस तरीके से इन 2 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करने हैं। चलो हमने कर दिए, ठीक है। और ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से ये इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव बन जाता है, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं, एनोड, ठीक है। और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल्स है, तो इसकी वजह से ये वाला इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप्ड होता है, तो इसको हम कहेंगे कैथोड, इसको हम कैथोड कहेंगे, ठीक है, कैथोड। तो एनोड और कैथोड, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, ठीक है, ये पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, और ये वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव बन जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये कैथोड की तरह काम करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज कैथोड, कैथोड है ये, ठीक। और ये वाला इलेक्ट्रोड जो है क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है, एनोड बन जाएंगे ये, एनोड दैट इज पॉजिटिव चार्जेस। अब इसी बैटरी के ज़रिए, एक ही बैटरी से आपने इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो करंट आप पास करेंगे वो सेम चार्जेस होगा, सेम करंट आप पास कर रहे हैं इन सेम टाइम में, ठीक है, टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर इन रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर, ठीक है, इन इलेक्ट्रोड पर जो है जो ही इलेक्ट्रिकल चार्जेस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे, तो इन इलेक्ट्रोड्स पर केमिकल चेंजेस होगा, और यहाँ पे सब्सटेंस की डिपोजिशंस होता है,
ठीक है। तो सब्सटेंस की डिपोजिशन जैसे इस पे ए की डिपोजिशन हो रहा है, इससे यानी कि इलेक्ट्रोड पे बी सब्सटेंस की डिपोजिशन, इस पे सी सब्सटेंस और इस पे डी सब्सटेंस की डिपोजिशन हो रहा है, ठीक, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं सॉल्यूशन के थ्रू। अब सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि जो वेट ऑफ डिपोजिशंस है, ठीक है, इन इलेक्ट्रोड्स पे जो सब्सटेंस की वेट डिपॉजिट होंगे, उन वेट की रेशो जो है इनकी इक्विवेलेंट मास की रेशो के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि वेट ऑफ ए, ठीक है, वेट ऑफ ए, रेशो ऑफ वेट ऑफ ए टू दैट ऑफ रेशो ऑफ वेट ऑफ बी टू दैट ऑफ रेशो ऑफ वेट ऑफ सी एंड रेशो ऑफ वेट ऑफ डी, ठीक है। तो ये सारे जो है सेकंड लॉ के हिसाब से बराबर होगा इन्हीं सब्सटेंस की इक्विवेलेंट मास के बराबर, मींस रेशो ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ ए, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बी, और इसी तरीके से रेशो ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सी, रेशो ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ डी के बराबर होगा। बस यही कहता है, सिंपल बात कहता है कि रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, इन वेट ऑफ सब्सटेंस की रेशो जो है इन्हीं सब्सटेंस की इक्विवेलेंट मास के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट को लिखेंगे, आप भी लिख लो कॉपी पर। तो फर्स्ट लॉ कहता है, सॉरी, सेकंड लॉ के स्टेटमेंट को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, या इन सीरीज कनेक्शन भी आप लिख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक cells are connected in series, when electrolytic cells are connected in series, ठीक, या यहाँ पे when टू और मोर सेल लिखो, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा सेल्स आप जोड़ सकते हैं, टू और मोर सेल्स, ठीक है, टू और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। when two or more electrolytic cells are connected in series, the ratio of their respective weight, the ratio, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, the ratio of their respective weight, the ratio of their, ठीक है, the ratio of their respective weight deposited at electrodes, ठीक, the ratio of their respective weight deposited at electrodes, ठीक, इस इक्वल टू किसके बराबर होता है? इक्विवेलेंट मास की रेशो के बराबर, इस इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इक्विवेलेंट मास, या इस इक्वल टू रेशो ऑफ इक्विवेलेंट मास लिख सकते हैं, या इस इक्वल टू इक्विवेलेंट मास रेशो, ठीक है। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की स्टेटमेंट। जब आप सीरीज कनेक्शंस होते हैं, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर रेस्पेक्टिव सब्सटेंस की जो वेट होता है इन इलेक्ट्रोड्स पर, वो इनकी इक्विवेलेंट मास के रेशो के बराबर होता है, ठीक है, रेशो ऑफ इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। तो ये चीज़ याद रखना है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का ये स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर, ठीक है, रेशो ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी जो है ये बराबर होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ ए और बी के रेशो के बराबर हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह रेशो ऑफ वेट ऑफ, सॉरी, यहाँ पर रेशो ऑफ वेट ऑफ, ठीक, रेशो ऑफ वेट ऑफ सी जो है विद रेस्पेक्ट टू डी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सी और डी के इक्विवेलेंट मास के रेशो के बराबर होगा, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट है फैराडे सेकंड लॉ के। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, ये किस तरीके से यानी कि बराबर है। हमको पता है फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है, और फर्स्ट लॉ में से ये है कितना वेट जो है इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा वो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट लॉ के हिसाब से वेट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा वो बराबर होता है इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है, ठीक है, इनटू करंट इनटू क्या होता है टाइम, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएंगे डिवाइडेड बाय 96500 इंटू क्या रहेगा एन फैक्टर, ठीक, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। अब सपोज आपके पास दो सीरीज कनेक्शन है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ठीक, ये एक इलेक्ट्रोड्स है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, और ये हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स है। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अब इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है मेटल इलेक्ट्रोड्स, और मैं मेटल इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ यहाँ पर, सपोज इस वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में जो मेटल इलेक्ट्रोड्स है वो मैं सिल्वर का ले रहा हूँ, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, सिल्वर की मैं इलेक्ट्रोड्स ले रहा हूँ। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लूँगा मैं दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, ये वाला इलेक्ट्रोड जो है ये कॉपर का है, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड्स, कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब तो सोल्यूशन भी लेना पड़ेगा, ठीक है, सोल्यूशन अब मैं इसमें सोल्यूशन लेता हूँ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लूँगा, ध्यान से देखो, और इसमें मैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लूँगा CuSO4, ठीक है। अब इनको कनेक्ट करना है, इन इलेक्ट्रोड्स को, जैसे इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिए, ठीक है, और इसको भी कनेक्ट करने हैं, यहाँ पे हमने बैटरी रखा, कनेक्ट किए, ठीक है, बैटरी के साथ इनको जोड़ दिए। अब ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये वाला इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रोड जो है एनोड बन जाएंगे, और याद रखना एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और ये वाला इलेक्ट्रोड क्या बन जाएंगे कैथोड, ठीक है, ये कैथोड है। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में ये वाला क्या बन जाएंगे, ये ये बन जाएंगे कैथोड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बन जाएंगे कैथोड, ठीक है, कैथोड एंड, और ये वाला इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में ये जो इलेक्ट्रोड है ये बन जाएंगे एनोड, यहाँ पर हम लिखेंगे पॉजिटिव, एनोड बन जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू, इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू जहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, इस बैटरी के साथ ज़रिए जो है अगर आप इलेक्ट्रिक चार्जेस पास करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, एनोड एंड पे रिएक्शन होगा, कैथोड एंड पे रिएक्शन होगा, तो रेस्पेक्टिव सब्सटेंस की डिपोजिशन होता है, सिल्वर की डिपोजिशन होगा, कॉपर की डिपोजिशन होगा। तो यहाँ पर देखो, से फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम यहाँ पे पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स लेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में इस यानी कि एनोड एंड पे रिएक्शन होगा, ठीक है, एनोड एंड पे ऑक्सीडेशन होगा, किसका, एनोड एंड पे सिल्वर की ऑक्सीडेशन होता है, और सिल्वर कहाँ है, यहाँ पे जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है इसकी ऑक्सीडेशन होता है। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड से एटम जो है निकल के सॉल्यूशन में जाता है, सॉल्यूशन में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन लॉस करता है Ag+1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स यहाँ से बर के जो है Ag+ सॉल्यूशन में चले जाएंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन में से Ag+ कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन में से जो Ag+ है वो इस इलेक्ट्रोड पे, इस यानी कि कैथोड एंड पे इसकी रिडक्शंस होता है, इसी फर्स्ट में ये ऑक्सीडेशंस हुआ और कैथोड पे रिडक्शन होगा। कैथोड पे रिडक्शन कैसे होता है, जो Ag+ है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड में से, इस इलेक्ट्रोड पर से इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करेंगे और ये रिड्यूस हो जाएंगे सिल्वर सॉलिड फॉर्म में, और इस सिल्वर सॉलिड की जो है इस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, डिपोजिशंस होगा, ठीक है। और इसी तरह सेम केस जो है सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में भी होगा, ठीक है, ये पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की रिएक्शन है, और यहाँ पर पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में एनोड एंड पे रिएक्शन होगा। एनोड एंड पे रिएक्शन कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, याद रखना ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा एनोड एंड पे,
और इसमें तो ऑक्सीडेशन सिल्वर का हुआ। अब इसमें ऑक्सीडेशन किसका होगा, हमने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है, कॉपर का, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन होगा। भर के कॉपर जो है आयोनाइज हो जाएंगे कॉपर मेटल इलेक्ट्रोड से, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैथोड एंड पे क्या होगा, सेम होता है, कैथोड एंड पे रिडक्शन हो जाएंगे कॉपर 2+ का, जैसे यहाँ से एनोड एंड से, ठीक है, Cu+2 सोल्यूशन में आ रहा है, तो यहाँ से Cu+2 जो है वो इस यानी कि कैथोड की तरफ जाएंगे और यहाँ पे इसकी डिपोजिशन होगा। डिपोजिशन कैसे होगा, Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में, ठीक है, तो इसकी डिपोजिशन होगा। तो इन दोनों सीरीज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को जो सीरीज में आप कनेक्ट किए, ठीक है, इनमें जो सिल्वर और कॉपर की डिपोजिशन हो रहा है, तो इनकी रेशो इनकी इक्विवेलेंट मास के बराबर होना चाहिए। मींस यहाँ पर वेट ऑफ, ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट लॉ का जो फार्मूला है, ठीक है, वेट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा वो हमको पता है, यहाँ पे दिया है, देखो, जैसे वेट ऑफ सिल्वर के लिए लिखें तो वेट ऑफ सिल्वर जो है कितना डिपॉजिट होगा, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इनटू करंट जो है आप कितने टाइम के लिए पास करते हैं, डिवाइडेड बाय आएंगे 96500, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस है, इनटू क्या आएंगे एन फैक्टर यहाँ पे वैलेंसी है, ठीक है। ये हो गया सिल्वर के लिए। अब इसको हम फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। अब इसी तरह वेट ऑफ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इनटू करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 96500 इनटू क्या आएगा एन फैक्टर आएंगे। ये बन गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएंगे वेट ऑफ सिल्वर ओवर वेट ऑफ कॉपर, मीन्स रेशियो ऑफ वेट ऑफ सिल्वर टू दैट ऑफ रेशियो ऑफ वेट ऑफ दिस यानी कि कॉपर इक्वल टू, अब यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट, ठीक है, और यहाँ से ये I इंटू टी और I इंटू टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर ओवर इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो यही यानी कि सेकंड लॉ का क्या था, स्टेटमेंट था। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट यहाँ से भी प्रूफ हो गया, ठीक। सेकंड लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इक्विवेलेंट मास, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, इनकी वेट की रेशो जो है इन्हीं की इक्विवेलेंट मास के रेशो के बराबर होता है। सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम नया टॉपिक सीखेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमने कुछ टॉपिक मिस किए हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक फार्मूला बताना मैं भूल गया था। जैसे आप सबको पता है केमिकल इक्विवेलेंट जो है किसी भी, से फॉर एग्जांपल्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, और वो बराबर होता है मूलर मास, ठीक है, मूलर मास डिवाइडेड बाय 96500 इंटू क्या आता है एन फैक्टर। और इसी को हमने फैराडे के इक्वेशन में हमने पुट किया, जो कहता है वेट ऑफ सब्सटेंसेस इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू क्या आता है चार्ज। और यहाँ पे Q क्या है, Q की जगह जो है आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कूलम ऑफ चार्ज जो है करंट इनटू टाइम के बराबर होता है, ठीक। और हम यहाँ पर जो है Z का वैल्यू पुट करेंगे तो W क्या बन जाएंगे, W इज इक्वल टू मूलर मास इनटू करंट इनटू टाइम, ठीक। और ये बन जाएंगे डिवाइडेड बाय 96500 इंटू क्या आता है एन फैक्टर। अब यहाँ से वेट टर्म में आप इलेक्ट्रोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं,
लेकिन नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने को कहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? इस मोलर मास को इस साइड ट्रांसपोज करो तो ये क्या हो जाएंगे, वेट ओवर मोलर मास, और वेट ओवर मोलर मास को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल कहते हैं, ठीक है। और ये बराबर हो जाएंगे करंट इनटू टाइम ओवर क्या आएंगे 96500 इंटू एन फैक्टर के बराबर, ठीक है। तो अगर आप मोल के टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मोल के टर्म में मोल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे यहाँ पर, करंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 96500 इंटू क्या आ जाएंगे एन फैक्टर, ठीक है। तो ये था मोल टर्म में, और ये था वेट के फॉर्म में कैलकुलेट करना। और यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ बताना मैं भूल गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम नया टॉपिक सीखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।